तो हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल क्वेरी इट पे। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि प्लेटो, अरिस्टोटल और जिस तरीके हमने मनु कौटिल्य पर वीडियो बनाई है, ये सब भी जितने भी थिंकर्स हैं इन पर वीडियो चाहिए। तो फिर से हम आ गए हैं। अब जल्दी और भी वीडियो जाती रहेंगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो के बारे में शुरू करने से पहले आपने सुना होगा उनके बारे में, सुकरात, सॉक्रेटिस जिनको बोलते हैं, उनके बारे में सुना होगा और अरिस्टोटल के बारे में सुना होगा। तो ये तीनों एक ही तरीके से आप कह सकते हैं लिंक हैं। उनकी भी पूरी कहानी जानेंगे। और इनकी जो थ्योरी थी ना, ये कहते थे कि जो राजा होना चाहिए वो एकदम फिलॉसफर होना चाहिए, दार्शनिक टाइप का। तो वो होना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। तो लगभग ज़्यादा नहीं, 3 से 4 पेज की ये जो है ये हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद एक दो क्वेश्चन देख लेंगे इससे रिलेटेड। और आप हमारे चैनल के जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पर जाके जो हम क्वेश्चन इसमें पोस्ट करते रहते हैं वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये प्लेटो थे ये ग्रीक फिलोसफर थे। ग्रीक यानी कि यूनान के फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे। अगर बात की जाए तो फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे ये। अभी पहले हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जो सुकरात थे, सुकरात कौन थे कि इनके टीचर थे। मतलब कि ये सुकरात को एक तरीके से सॉक्रेटिस को अपना टीचर मानते थे। तो ये उनके मतलब जो शिष्य थे, तो उन्होंने जो बातें ओरली वो कह देते थे या फिर उनके जो विचार थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो उनको लिखते थे प्रैक्टिकल, उसमें मतलब लिख देते थे। ठीक है। और इनका अगर जन्म की बात हो तो 427 BCE और 347 BCE। अब आप कहेंगे हैं जन्म मतलब पहले हो रहा है 427, ये बाद का, और ये मतलब क्या है? तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी। शायद बहुत लोगों को ये तो पता ही होगा, लेकिन कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जब आप जो जीसस क्राइस्ट हैं, ईसा मसीह, इनका जो जन्म हुआ था वहाँ तब का अगर मान लें तो 0 हम उसे मानते हैं। मतलब वहाँ से हम जितना पीछे जाएंगे उसको हम कहते हैं BCE। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और इसके इधर हम कहते हैं AD। तो यानी कि जो अभी हम 2023 में हैं, तो 2023 ईसा मसीह के जन्म से हम 2023 इधर मान रहे हैं। तो आप बताइए, यहाँ से जब हम पीछे जा रहे हैं, एक बार फिर से हम इसको रिकवर, हाँ ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ से अब हम पीछे वाला देख रहे हैं ना, तो हम यहाँ से एक 0 पे लाइन खींचते हैं और 0 से जब हम पीछे जा रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए आता है थोड़ा सा और अच्छे से आपको अगर समझना है तो यहाँ पे जब हमने 0 पे लाइन खींची तो आपको पीछे जाना है। तो आप यहाँ पे 1 जाएंगे, फिर 2 जाएंगे, इस तरीके धीरे धीरे 10, 50, 100, 200, 300, 400, इस तरीके से जब पीछे जाएंगे तो इस तरीके, और इधर आएंगे तो 1, 2, 3, 10, इस तरीके से धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो अब आप बताइए यहाँ पे, अगर हम इनके जन्म से पीछे की तरफ जा रहे हैं, हाँ, तो अब किसी का जन्म होगा तो वो अगर यहाँ पे जन्म होगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो पीछे की तरफ इधर जाएगा। अगर उसका जन्म मान लीजिए 200 BCE में हुआ है, तो वो आगे ही की तरफ तो आएगा, इसी तरफ। तो वो 200 में मान लीजिए जन्म हुआ है, तो 100 BCE में उसकी डेथ होगी। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं? मतलब कि अगर किसी का जन्म यहाँ पर मान लीजिए ये लाइन इस तरीके से ऊपर की ओर जा रही, मतलब यहाँ पे 100, फिर इसके बाद 200 ये आया, फिर यहाँ पे 300 आया। तो अब यहाँ से मान लीजिए हम जो मान रहे हैं आज, तो अगर किसी का जन्म ये 300 BCE में हुआ था तो ये पीछे थोड़ी ना लौटेगा। ये 300 अभी आप भूल जाइए, मतलब कि ये टाइम चला आ रहा है, ये टाइम इस तरीके से सीधा चला आ रहा है। तो अब ये हम तो गिनती हमने माइनस में ले ली है ना, एक तरीके से गिनती, तो ये अब पीछे थोड़ी ना लौटेगा। तो हमने जो गिनती रखी थी उसके हिसाब से तो ये आ गया। तो 427 में हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे 427 था, 347 यहाँ पे जो जब उनकी डेथ हुई थी, तो इस तरीके से जब आप 427 में 347 को माइनस करेंगे तो लगभग 80 ईयर्स वो जिए थे।
ठीक ठीक है। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से ये टाइम वाला जो मेथड है ना, इसको समझिए। हम ये नहीं कहते आप हमारे चैनल से समझिए, अगर आपको यहाँ पे ये टाइम वाली चीज़ नहीं समझ में आ रही तो दूसरा देख सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम पे ही नहीं, प्लेटो में पढ़ना है, टाइम तो अलग बात है, बाकी अपना टाइम आएगा। तो हाँ, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 427 BCE में हुआ था और 347 BCE में डेथ हो गई थी। इनके जो मेंटोर थे सॉक्रेटिस थे, जो अभी हमने बात की 499 BCE के समय के। ये मतलब कि आप देखिए, फिर से एक बार टाइम में आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 300 था, इसके ऊपर 400 था, इसके ऊपर 500 था, मान लीजिए 499 कहीं पे यहाँ पे रहा होगा, है ना, 427 इसके बीच में रहा होगा। तो इधर से ये टाइम चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है। तो पहले कौन आया? 499 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से आए थे सॉक्रेटिस। 427 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से आए थे ये प्लेटो। ठीक है, तो इतना था। तो अब ज़्यादा इसमें दिमाग ना पंचर करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया था, जो सुकरात थे, इन्होंने आर्मी में सर्व किया था, इस तरीके से आप कह सकते हैं, एथेनियन थे। प्लेटो की जो फिलॉसफी है, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा ग्रीक का बैकग्राउंड समझना होगा। आखिर इनकी जो फिलॉसफी थी, इस पर किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ा था कि इनके जो विचार थे वो कुछ इस तरह से हो गए थे। तो देखिए, डेमोक्रेसी को तो बहुत ख़राब मानते थे। ये मानते थे कि अज्ञानों का शासन है जो डेमोक्रेसी होती है। मतलब कि अगर डेमोक्रेसी में अज्ञानों का क्या, हम ये कह सकते हैं ना, अगर मान लीजिए 10 लोग हैं एक देश में, ये मान के चलते हैं, और 10 में से 7 मूर्ख हैं और केवल 3 जो हैं बुद्धिमान हैं, तो मेजॉरिटी तो जो मूर्खों की वही हुई ना। और डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी तो मेजॉरिटी का हुआ है। तो ये एक इनका मानना था। बाकी आपके विचार और डेमोक्रेसी के विचार। तो देयर वाज मैनी सिटी स्टेट्स बैरियर्स लाइक माउंटेन रिवर etc. दे हैड देयर they had their own economic life and political system, but culturally same language and god जॉर्ज एंड अपोलो। उनके जो भगवान थे वो जॉर्ज एंड अपोलो थे। इसके बाद यहाँ पे जो सिटी स्टेट्स बहुत सारे थे, मतलब बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे, और ये सब किससे अलग थे? तो ये सब जैसे बीच में इनके बैरियर थे, जैसे कि नदी हो गई, पहाड़ हो गए यहाँ पे, तो ये अलग अलग अपना थे। जो इनकी थी इकोनॉमिक लाइफ अपनी अपनी थी, लेकिन कल्चर इनका सेम था। ठीक है, तो यानी कि इकोनॉमिक लाइफ ही अपना खेती बाड़ी, अपना जो भी पशुपालन अपना खुद का करते थे, बाहर से मतलब कि कुछ वैसा ज़्यादा खास नहीं था। लेकिन कह सकते हैं कि ये जो एक तरीके से कल्चर था लगभग सेम था, भाषा भी लगभग सेम थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रीक में बैकग्राउंड कैसा था। तो मोनार्की, जिसको हम राजशाही बोलते हैं, ये 1800 BC थी। देखिए, फिर से हमें वही टाइम में लौटना पड़ेगा। तो ये टाइम वाली चीज़ एक बार आपको अगर समझ में आ गई तो सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे फिर से हम बनाते हैं। अब हम यहाँ पे 400 में थे, 400 के ऊपर जाएंगे 500, इस तरीके से यहाँ पे 1000 आएगा, फिर यहाँ पे 1800 आएगा। तो 1800 BC में कुछ यहाँ राजशाही थी। फिर उसके बाद 700 BC में यहाँ पे ओलिगार्की आई, मतलब कि उसमें कुछ लोग राजा के साथ जो गिने चुने लोग थे वो भी। टायरेंट शासन आता है, एरिस्टोक्रेसी आती है, डेमोक्रेसी आती है। तो इस तरीके से इन सब को भी आप चाहें तो अगर आप कहेंगे तो और इस पर डिटेल में वीडियो कि किस तरीके से ये चेंज होता है, और ये एक साइकिल हो जाए, मतलब कि एक साइकिल बन जाता है पूरा, कि वही चीज़ें फिर से लौट लौट कर आती रहती हैं। तो इस तरीके से ये जो पॉलिटिकल वहाँ पे डिस्टरबेंस था, या फिर जो हो रहा था, चल रहा था, इन सब ने प्लेटो की लाइफ में इफ़ेक्ट डाला। अब मान लीजिए कि हम हैं, आप हैं, आप अगर आज की राजनीति या फिर कल की राजनीति, आने वाली राजनीति, ये सब देखते हैं तो सब आपके दिमाग में चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए कोई पॉलिसी आई तो आप भी दिमाग लगाते हैं कि नहीं,
मतलब कि कुछ ऐसा चेंज होना चाहिए दिमाग। आपके मन में ऐसी ऐसी पॉलिसी आती हैं, तो उसी तरीके इनके एक्सपीरियंस थे और ये अपने विचार थे, थ्योरी थी। तो ये प्लेटो के थे। अब कुछ लाइफ ऑफ प्लेटो देख लेते हैं, जिसमें से हमने इनका जन्म बात कर लिया। अब हम टाइम बार बार नहीं जाएंगे। और प्लेटो, इनकी अच्छी खासी बॉडी थी इसलिए, और स्पोर्ट्समैन सोल्जर थे, मतलब आर्मी में भी कुछ दिन काम किया। इनकी बुक का नाम है रिपब्लिक। बाकी और 2 बुक हैं, स्टेट्समैन एंड द लॉज, जिनकी बात अभी हम करेंगे आगे। इन्होंने कई देशों की यात्रा की थी, मतलब ये देख रहे थे कि अलग अलग देशों में किस तरीके से शासन हो रहा है, मतलब अलग अलग देशों में किस तरीके से जो स्टेट्स हैं ये चल रहे हैं। तो सिसिली और जो इटली, इजिप्ट, इंडिया, इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, यात्राएं की थी। और किंग डेग्नोशियस के दरबार में भी गए थे। वहाँ पे ये मतलब कि फेल हो गए थे, उनका शायद एक लड़का वगैरह कुछ था रिलेशन में, उसको पढ़ाने का चक्कर था ये वो, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। इसके बाद क्या हुआ था कि ये एथेंस वापस आ गए, और इन्होंने 387 साल मतलब पहले ईसा मसीह के जन्म से BCE 387 BCE इन्होंने वहाँ पे एक अपना स्कूल, ऐसा एकेडमी चालू की। और वहाँ पे इनसे पढ़ने आए कौन से ब्रिलियंट स्टूडेंट, डिसिपल, जिनका नाम था अरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु भी बोलते हैं। तो ये मतलब कि इनका कोर्स कुछ लॉन्च हुआ था, तो एडवर्टाइज देख के अरस्तु भी वहाँ पे पढ़ने चले गए। अब तब यूट्यूब था नहीं, तो अपना ऑफलाइन जाते थे ये पढ़ने। तो मतलब अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु किसके शिष्य थे, डिसिपल, ये थे प्लेटो के। अब हम बहुत फास्ट तरीके से इनकी जो थ्योरी हैं हमने लाइव देख ली लगभग। माता पिता का नाम आप गूगल से आराम से देख सकते हैं, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, मेन चीज़ हम देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्लेटो का जो नेचर ऑफ जस्टिस है, यानी कि इनके जस्टिस क्या है। और इसके हाँ, इससे पहले एक ये चीज़, प्लेटो आइडियलिस्ट थे। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें ना, तो प्लेटो एक क्या थे, आइडियलिस्ट थे। आइडियलिस्ट क्या थे कि आदर्श, मतलब कि एक एकदम अच्छा सा ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ था प्लेटो के अंदर। हाँ, तो ये आइडियल स्टेट का एक थ्योरी देते हैं कि ऐसा आइडियल स्टेट होना चाहिए। तो अब आप अलग अलग अगर आइडियल स्टेट यानी आदर्श राज्य को पढ़ेंगे, तो वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो टाइम भी लेगा और मतलब कि पेज भी भरेगा, पेन भी खर्चा होगा उसमें। तो आइडियल स्टेट के लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम अगर इनके नेचर ऑफ जस्टिस पढ़ लेते हैं, इनका किंग कैसा होना चाहिए पढ़ लेते हैं, इनका कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, तो वही सब आएगा पार्ट ऑफ आइडियल ऑफ स्टेट। मतलब आइडियल स्टेट का पार्ट वही तो होगा। मतलब कि अगर कोई आदमी बात कर रहा है कि ऐसा 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 मतलब कि होना चाहिए एक अच्छे स्टेट में, तो वही इसी पार्ट को अगर हम एक साथ रख दें, तो वही तो एक अच्छा स्टेट बना रहे हैं। तो इसलिए हमें आइडियल स्टेट के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आइडियल स्टेट में मतलब आदर्श राज्य में प्लेटो बात करते हैं कि एक फिलॉसफर किंग होगा, यानी कि ये नहीं कि कोई भी वो बन जाता है राजा, एक अच्छा सा मतलब एकदम दार्शनिक राजा होना चाहिए। इसमें क्या है, वो अब जैसे हमने बताया था कि डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा था प्लेटो ने कि एक मूर्खों का शासन है, अज्ञानियों का शासन है। तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी खराब है, इसलिए जो फिलॉसफर है वो एक है राजा, लेकिन अच्छा हो। अब इसमें क्या है, क्योंकि वो दिमागी होगा, तो वो उसको ट्रुथ बोलेगा, सच्चाई बोलेगा, और वो बुद्धिमत्ता से प्यार करे, मतलब कि एक तरीके से उसे प्यार ही होगी बुद्धिमत्ता, समझ रहे हैं, मतलब दिमाग वाले काम, बेवकूफ़ी नहीं। ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पे उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी, मतलब उसका जो आइडियल स्टेट में जो किंग होने वाला है ना, तो किंग के पास कैसी एकदम ऐसी पावर कि कुछ भी कर सकता है वो। तो इसका फ़ायदा क्या होगा उनके हिसाब से, प्लेटो के हिसाब से, मेरे अनुसार कुछ नहीं, प्लेटो के अनुसार इसका ये फ़ायदा होगा कि
उस पर कोई बॉन्ड नहीं कर पाएगा, उसे कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, एकदम स्ट्रांग है। और ये जो होगा ना एब्सोल्यूट पावर के कारण, इसमें रूल ऑफ लॉ का काम नहीं होगा। मतलब कि जो कानून पहले से बना है उसका तो कुछ काम है नहीं। अब तो जो हमने मतलब कि फिलोसफर किंग है वो जो कानून मतलब बना रहा है उसका काम होगा ना मेन। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। अब हम प्लेटोज का नेचर ऑफ जस्टिस देख लेते हैं। देखिए इनके जस्टिस को देखने से पहले हम एक आपको स्टोरी बताते हैं जो इसी से रिलेटेड है, आपको अलग कुछ नहीं बता रहे हैं। तो स्टोरी कुछ ये है कि एक दिन लगी थी चौपाल। अब चौपाल लगी थी तो सब बैठे थे, मतलब प्लेटो और उनके समय के जितने भी दार्शनिक वगैरह थे ये सब आके यहाँ पे क्या हुआ कि बैठ गए। यहाँ पे देखिए अब हम आपको थ्योरी ऑफ जस्टिस बता रहे हैं उनके समय में क्या क्या थी। तो ऐसे ऐसे ये सब बैठे थे इधर। हाँ ठीक है, अब ये बैठे थे यहाँ पे प्लेटो हो गए और इनमें से एक थे कैफलस और एक थे, इनका नाम क्या है, पोलेमार्कस। तो ये हैं कैफलस हो गए और ये हैं पोलेमार्कस। अब प्लेटो इधर बैठे हैं, बीच में आग जल रही थी, सर्दी का समय था। तो प्लेटो इनसे पूछे क्या भैया यह बताओ कि जो है ये जो न्याय होता है ये आपके अनुसार क्या है न्याय। तो ये अपना ज्ञान देने लगे। इन्होंने बोला कि जो सत्य है इसको फैलाना और एक तरीके से सत्य को बोलना, और जो है अगर आपने किसी का कुछ लिया है या फिर आपके ऊपर कुछ कर्ज है तो उसको पे कर देना, चाहे वो आपके ऊपर मतलब किसी का एहसान है, भगवान का एहसान है या किसी व्यक्ति का एहसान है, तो उसको चुका देना ही न्याय है। और केवल इतना ही नहीं, ये दोनों क्या थे कि बाप बेटे थे, मतलब कि फादर सन। तो कैफलस और पोलेमार्कस, आपको इनका नाम थोड़ा बहुत याद रखना है, पोलेमार्कस एंड कैफलस। तो अब इन्होंने ये बताया और उनका जो मतलब इनका लड़का था ये भी कहने लगा कि पापा अभी इतना ही नहीं और भी है। तो बोले क्या? तो कहता है कि ये मतलब कि गुड फॉर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ हम अच्छा करेंगे, और अगर कोई दुश्मन है तो उसके साथ हम बुरा करेंगे। तो यही न्याय है। तो प्लेटो कहते हैं दोनों लोग शांत रहो। ये दोनों जो अपना बता रहे थे ये ट्रेडिशनल मेथड बता रहे थे, एकदम परंपरागत, जो इन्हें लगता था कि ऐसा ही होना चाहिए। प्लेटो कहते हैं आप दोनों शांत रहिए। अब मान लीजिए कि आपको जज बना दिया गया और आपका दोस्त कोई क्राइम करके, आप जैसा बोल रहे हैं कि गुड फॉर फ्रेंड्स एंड जो है हम बैड फॉर हार्म फॉर टू अपोनेंट्स, मतलब कि जो हमारे दुश्मन हैं या फिर विरोधी हैं उनके साथ हम बुरा करेंगे। तो कोई आपका दोस्त क्राइम करके चला गया और आप मतलब कोर्ट में जज बने बैठे हैं, तो आप उसको वो कर देंगे, आप अपराध से मतलब मुक्त, गुड करेंगे उनके साथ। तो इस तरीके से इन दोनों के जो जस्टिस के वो थे थ्योरी थी, यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरी थी, उसको प्लेटो काट देते हैं। ठीक है, अब उसी पंडाल में, उसी चौपाल में कौन बैठे थे थ्रेसिमेकस। अब प्लेटो बोले क्या भैया आप बताओ का मतलब कि जो न्याय है वो क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो थ्रेसिमेकस कहते हैं कि माइट इज़ राइट, मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो मतलब कि उनका कहना था कि अगर जिसके पास पावर है वो जिसके पास नहीं है उसको मारे दो तमाचा और खींच ले, बस यही न्याय है और क्या है। तो ये प्लेटो कहते हैं शांत रहिए, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये कहीं का न्याय है। तो मतलब कि कोई वीक है तो उसको मारो और घसीट लो, तो न्याय कहाँ का है। फिर एक थे ग्लॉकॉन। तो ग्लॉकॉन से पूछते हैं आप भैया बताइए क्या है जस्टिस। तो ये थोड़ा मतलब कि
शायरी टाइप में बोलते हैं, जस्टिस इज चाइल्ड ऑफ फियर। ये कहते हैं कि जो जस्टिस है ना, ये डर डर का एक बच्चा है, और रिक्वायरमेंट ऑफ वीक, और ये एक कमज़ोरों की ज़रूरत है। मतलब कि ये अमीरों के लिए तो है नहीं न्याय, अमीर कहाँ न्याय लेने जाते हैं, ये तो जो डरे हुए हैं उनके लिए है न्याय बनाया गया है, या फिर जो एकदम कमज़ोर हैं उनको न्याय की ज़रूरत है। बाकी तो इस तरीके से ये सब चीज़ें रिजेक्ट हो गई। ये कहते हैं सब बेफालतू की बात कर रहे हो, ये जो ये इनका ट्रेडिशनल मेथड था, ये अच्छे के साथ मतलब दोस्तों के साथ अच्छा और उनके साथ बुरा। इसके बाद ये जो कह रहे थे कि मतलब रेडिकलिस्ट जो थ्योरी थी, रेडिकल थ्योरी थी इनकी, तो इनका मानना था कि माइट इज़ राइट, एंड द प्रैग्मेटिक थ्योरी जो थी इनका मानना था कि जस्टिस इज चाइल्ड ऑफ फियर, रिक्वायरमेंट ऑफ वीक। मतलब ये कहाँ कि केवल हम ये गरीबों के लिए है, वीक के लिए है। तो ये सब हटा के जब प्लेटो अपनी थ्योरी देते हैं तो प्लेटो कहते हैं, आप सुनिए, सब शांत रहिए, नाउ हियर मी। तो प्लेटो अब लगाते हैं माइक, कहते हैं सुनिए, कहते हैं कि देखिए ह्यूमन में 3 क्वालिटीज़ होती हैं, एक होता है डिजायर, एक होता है इमोशंस, और एक होता है नॉलेज। सब में अलग अलग है। मतलब आप भी अगर अभी ये देखें कि कुछ लोगों के अंदर आपने देखा होगा इच्छा बहुत होती है, मतलब कि हाँ ये चीज़ पाना है, मतलब एक पाने की हर चीज़ इच्छा। कुछ में होता है इमोशंस, वो बहुत जल्दी मतलब हर चीज़ में इमोशनल हो जाते हैं। और कुछ के पास होती है नॉलेज। तो ये कहते हैं ये सब के पास, प्लेटो कहते हैं कि अलग अलग है नेचुरल तौर पे। तो जो डिजायर है जिनके पास, उनको ट्रेड बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि उनके पास इच्छा है और कमाएंगे लाभ। इमोशनल जो है उनको, उनके लिए उनके पास इमोशन है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको सोल्जर बनना चाहिए, उनको देश के लिए कुछ करना चाहिए उनके पास, क्योंकि इमोशन है, देश के लिए वो अपना इमोशन दिखाएं। नॉलेज है जिसके पास उसको रूलर बनना चाहिए, क्योंकि उसके पास नॉलेज है तो वो अच्छे से देश को चला सकता है, अच्छे से उस स्टेट को चला सकता है। अब इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि अगर इन तीनों में मतलब कि जिसके पास डिजायर है वो अगर कहीं राजा बन गया तो वो अपना लाभ कमाना चाहेगा। तो इस तरीके से ये जिसका जो काम है, मतलब जिसके पास जो चीज़ है, जो क्वालिटी है, उसको वो काम करना चाहिए, और तभी न्याय है, वही असली न्याय है। मतलब हमें दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जस्टिस को समझाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जस्टिस तो समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमारी स्टोरी शायद लंबी रही हो लेकिन उससे आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर बहुत लोगों को फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा समझ में आती है तो एक बार तेज़ी से 30 सेकंड के अंदर हम बताते हैं कि प्लेटो का जो नेचर ऑफ जस्टिस है वो केवल इतना है कि जो वो कहते हैं कि हर आदमी के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती हैं, जिनमें से डिजायर, इमोशन और नॉलेज होता है। अब डिजायर वाले को क्या करना चाहिए, उसको बिजनेस करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। हाँ, इमोशंस वाले को सोल्जर बनना चाहिए, और जो उसके पास नॉलेज है उसको रूलर यानी कि किंग बनना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है। अब इसके बाद ये देते हैं कि एक आइडियल स्टेट के लिए क्या होना चाहिए, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। लेकिन इससे पहले प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए प्लेटो के ने जब एजुकेशन सिस्टम दिया था ना, तो उससे पहले एथेंस में मतलब वहाँ पे ग्रीक में जो था वो 2 तरीके से एजुकेशन चलती थी। उसमें से एक था एथेनियन पद्धति और एक था स्पार्टन पद्धति। जो एथेनियन पद्धति थी उसमें क्या होता था, एथेनियन मेथड में जो मतलब कि कोई बच्चा होता था तो उसकी एजुकेशन घर वाले अपने मतलब कि खुद से करते थे, उसको पढ़ाते लिखाते थे घर ही में। स्पार्टन में क्या होता था, बच्चे को अलग कर दिया जाता था लगभग उसके चाइल्डहुड में, मतलब 4-5 साल में तो उसको अलग कर दिया जाता था, तो उसको फिर पढ़ाया जाता था वहाँ पे।
तो ये स्पार्टन पद्धति थी। अब प्लेटो क्या करते हैं, इन दोनों का लगभग कॉम्बिनेशन एक बना के और वो अपना एक मेथड लेके आते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है, ही डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ प्लेस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ प्लेस एंड क्लास। यानी कि उनका मानना था कि अगर किसी का बर्थ चाहे छोटी क्लास में हुआ चाहे बड़ी में, सबको राजा बनने का अधिकार है अगर उसके पास वो क्वालिटी है जो हमने ऊपर बात की थी। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे आप 5 साल पढ़ेंगे, कहीं पे 10 साल, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 50 साल के बाद जब वो उसको बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, अगर वो तब वो परीक्षाएं पास करता हुआ, वो एग्ज़ाम्स पास करता हुआ कोई चाइल्ड, कोई बॉय या गर्ल, हाँ प्लेटो की थ्योरी में ये इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों को महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो अब ये अब यहाँ पे कई बुक्स में आपको 5 साल दिया होगा, कई बुक्स में 1 साल में की उम्र में, मतलब बच्चे को अलग कर दिया जाता था उसके माता पिता से, और क्या होता था कि इनको अलग करके वहाँ पे भेज दिया जाता था एक स्कूल टाइप से। तो अब यहाँ पे 10 साल तक इनको अलग अलग तरह टाइप की मतलब एजुकेशन दी जाती थी। फिर इसके बाद 11 से 15 साल तक अलग टाइप की एजुकेशन जैसे म्यूजिकल नॉलेज दी जाती थी। देन 15 to 20 ईयर्स इनको मोरल नैतिकता सिखाई जाती थी, और इसके बाद 20 के बाद इनको हायर एजुकेशन के लिए भेज दिया जाता था। और उसके बाद एक टेस्ट होता था 20 साल में। 20 साल में जो टेस्ट होता था, जब ये 20 साल के हो जाते थे तो उसमें जो फेल हो जाते थे उनको भेज दिया जाता था कि जाइए अब आप किसानी कीजिए। मतलब कि अब इनको अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं कि ये राजा बन पाए। ठीक है, अभी हम बाद में जब इनका अगर आलोचना की बात करें तो यही सब आपको वहाँ पे भी लिखना है कि एक बार अगर यहाँ से कोई हट जाता था तो उसके पास अब चांस नहीं कि वो कहाँ से फिर से जन्म लेगा और कहाँ से वो फिर से राजा बनने वाली इस परीक्षा में पूरा करेगा। तो 21 से 30 साल तक एडवांस नॉलेज मिलती थी, मेडिकल, मेंटल। 30 साल में एक एग्ज़ाम होता था, जो नहीं पास कर पाता था वो सोल्जर बन जाता था। 31 से 35 में फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी। 35 से 50 साल तक लाइफ लर्निंग, मतलब भेज दिया जाता था कि अब आप घूमिए थोड़ा समाज में बाहर। अभी तक क्योंकि ये अपना अंदर ही म्यूजिकल, कभी एथिक्स की, कभी अलग अलग तरीके की नॉलेज को गेन कर रहे थे, लेकिन अब इनको लाइफ का जो असली मतलब है लाइफ लर्निंग के लिए 35 से 50 साल 35 to 50 ईयर्स के जब ये हो जाते थे, इस एज में भेजा जाता था। और फिर इसके बाद 50 साल में एक एग्ज़ाम होता था जिसमें फिर से इन्हें सोल्जर में भेजा जाता था, और जो पास हो गए उनको बनाया जाता था रूलर। और इसमें क्या था, एट दिस वेरी फ्यू वांट्स टू बी वेल्थ। अब बताइए जो 50 साल का हो गया आदमी, जवानी भी लगभग आधी निकल गई, तो अब इनके पास नहीं, और ना इन्होंने बाहर, मतलब कि इनके पास उतना इंटरेस्ट बचा। तो एक तरीके से प्लेटो की थ्योरी ये थी कि एकदम उसको इतना जो मैच्योर बना देना है, इतना उबा देना है पूरा उससे कि अब उसका कुछ इंटरेस्ट न रह जाए, कुछ उसका पैसे की तरफ आकर्षण न रह जाए, ना उसका कोई इच्छा हो कि वो जितने भी संसार की चीज़ें उनकी ओर आकर्षित हों। तो इस तरह से प्लेटो की जो एजुकेशन की थ्योरी वो आप समझ लिए होंगे। इनमें जो अलग अलग लेवल हैं कि इस पे ये होगा, इस पे ये पढ़ाना, इस पे ये, तो ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जिस एग्ज़ाम में हैं तो उसमें जितनी भी इसकी इम्पोर्टेंस हो उस हिसाब से थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं। और ये हर जगह पे थोड़ा थोड़ा अलग है, चेंज है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। अब आगे अगर हम बात करें तो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो ये बताते हैं कि गार्जियन क्लास, यानी कि जो
फिलोसफर किंग है और उनके साथ के जो मंत्री हैं, ये सब मतलब जो हायर क्लास है, इनको क्या करना चाहिए। जो सोल्जर एंड फिलोसफर हैं, इसमें पीजेंट नहीं आते, इनको हैव मिनिमम गुड, इनको बहुत कम चीज़ें रखनी चाहिए अपने यूज के लिए। शेयर विथ ऑल, और कम्युनिज्म का मतलब होता है कि किसी एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कोई। कम्युनिज्म का मतलब आपको ये समझना होगा कि एक चीज़ कोई किसी एक की नहीं है, सब यूज करेंगे, बस यही कम्युनिज्म है। अगर आप ये समझ गए तो आप चाहे वाइफ के साथ उसे यूज कर लें, चाहे आप फिर प्रॉपर्टी के साथ, बाकी आप समझ गए होंगे। तो कैन हैव मिनिमम गुड, शेयर विद ऑल एंड नो प्राइवेट गुड्स, कॉमन किचन, और इसमें कॉमन किचन मतलब सब एक किचन में यूज होगा। अब वाइव्स में क्या था कि एक तो इसके दो मीनिंग थे कि एक वाइफ्स का मतलब कि जो औरतें हैं वो अब बाहर काम कर सकती हैं। फॉर ऑल मीन्स मतलब कि यहाँ पे देखिए गवर्निंग वुमेन कैन वर्क फॉर पब्लिक। देखिए कम्युनिज्म का मतलब क्या है कि सबके लिए। तो अभी तक जो क्या था कि जो महिलाएं हैं वो केवल घर के लिए, मतलब एक पार्टिकुलर घर के लिए, लेकिन अब गार्जियन क्लास की जो ये हैं वाइफ्स या फिर वीमेंस, सो ये क्या है, अब ये सोसाइटी के लिए काम करेंगी, है ना, उनके बेनिफिट के लिए पब्लिक वर्क करेंगी। तो इस तरीके से। और अगली चीज़ अगर हम देखें तो गार्जियन क्लास में जो नो अट्रैक्शन ऑफ वाइफ, यानी कि इनमें अब इतना वो कर दिया जाता था कि एक तरीके से एक ब्लॉग बनाया जाता था, और इसमें एक अगर आप और भी बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि एक लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब 1 साल के लिए उसमें जो बेस्ट मैन एंड बेस्ट वुमेन को रखा जाता था। और वो उसमें मतलब कि एक कोई पार्टिकुलर ये नहीं होता था कि ये इनके वाइफ हैं, ये इनके हस्बैंड हैं। इस तरीके से एक समय के लिए उसको रखा जाता था। अब देयर चाइल्ड डोंट नो अबाउट पेरेंट्स, और उसके बाद जब जो चाइल्ड होते थे उनको भेज दिया जाता था यही प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम में। अब ये बच्चा ये तक नहीं जानता था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ये कौन है, राजा हैं, रानी हैं, इस तरीके से। फ्रॉम चाइल्डहुड अवे फ्रॉम पेरेंट्स फॉर एजुकेशन, नो अटैच्ड विथ फैमिली, और ये फैमिली के साथ अटैच नहीं होते थे। अब इसमें क्या होगा, सो दैट दे कैन रूल सक्सेसफुली विदाउट डिस्ट्रैक्शन, और इस तरीके से ये जब इनका फैमिली से ज़्यादा वो नहीं होता था, तो जब ये किंग जो थे ये अच्छे से बिना डिस्ट्रैक्शन के रूल कर पाते थे। अब इसमें मॉडर्न कम्युनिज्म से अगर इसका डिफरेंस करते हैं तो कार्ल मार्क्स एवरी सोशल एसेट शुड बी ऑब्टेन्ड बाय वन ओनर। तो यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स का है, तो इनका कहना है कि एवरी सोशल एसेट्स शुड बी ऑब्टेन्ड बाय वन ओनर, मतलब कि इनके अनुसार एक जो ओनर है यानी स्टेट है वो तो एक तरीके से ओन करेगा ना सोशल एसेट्स को, लेकिन यहाँ पे क्या है एसेट एक वो खुद गार्जियन क्लास की एक मतलब पार्क ही है मान लीजिए प्राइवेट, तो उसमें खुद अब राजा तो यूज करेगा बाकी सब भी यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये डिफरेंस हो सकता है। अरे अब इसके बाद अगर हम बात कर लें क्रिटिसिज्म, दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें, डिलेमा ऑफ डोमिनेंस, दुविधा प्रमुखता की। बिकॉज इन प्लेटोज थ्योरी देयर इज नो चांस टू गेट हायर क्लास इफ वन गॉट फेल है। जैसा कि अभी हमने बात की कि अगर एक बार कोई फेल हो जाता है किसी एग्जाम में तो उसको दोबारा चांस नहीं कि वो आगे बढ़ पाए, तो ये चीज़ हम देखने को मिलती है। सेकंड चीज़, एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्लेटो एक टोटलिटेरियन था, एक दलीय था।
तो इसमें देखते हैं, टोटलिटेरियन रिफर्स टू एन नो अपोज ऑफ गवर्नमेंट एंड आउंड बाई ओनली वन लाइक रसिया, बट प्लेटो गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल चाइल्ड इन दिस केस। मतलब कि टोटलिटेरियन का मतलब होता है कि एक दली, कि केवल एक ही दल जीतेगा। लेकिन बात यहाँ पे अगर हम प्लेटो के बारे में कहें तो प्लेटो तो ऐसा है नहीं, प्लेटो तो सबको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर आपके पास पावर, अगर आपके पास वो क्वालिटी है कि आप कंपेट कर सकते हैं तो करिए। प्लेटो ने सबको अपॉर्चुनिटी दी है। तो इस तरीके से इसको जो क्वेश्चन है हम वो मतलब डिनाई कर सकते हैं। अब हम वर्क्स ऑफ प्लेटो में बात कर लेते हैं, इनकी 3 इम्पोर्टेंट बुक्स की। तो देखिए, रिपब्लिक जो 386 BCE में लिखी, ये 10 बुक्स को कंसिस्ट करता है, एक तरीके से पूरा ग्रंथ है। इसमें प्लेटो की जो फिलॉसफी, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दी रिपब्लिक में। दी स्टेट्समैन इनकी 360 BCE में आई और दी लॉज 347 BCE में आई। तो इस तरीके से आप इन बुक्स को याद कर सकते हैं। बहुत जो आती है इस पे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, पॉपुलेशन ऑफ आइडियल स्टेट जो 5040, जो कि गूगल आप करेंगे तो शायद 10,000 बताएगा। तो इस तरीके से जो आइडियल स्टेट की पॉपुलेशन है, अगर आप CUET का एग्ज़ाम दें तो CUET में तो ये लगभग 5000 ही है, 5040 ही है। तो ग्रेजुएशन के हिसाब से अगर आपको 5040, तो ये अप्रॉक्स में 5040 ही थी एक आइडियल स्टेट की जो पॉपुलेशन है। तो इस तरह से हमारा ये प्लेटो कवर होता है। प्लेटो के बाद हम अरिस्टोटल पे बढ़ेंगे, यानी अरस्तु पे पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियोज़ और धीरे धीरे और भी टॉपिक पर वीडियोज़ आती रहें। और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको अगला थिंकर कौन है जिसकी आपको वीडियो चाहिए। और ये बताना ना भूलें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप नीचे एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, वहाँ पे हम आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।